कमल जी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो वक्फ संशोधन कानून 2025 है, उसको चैलेंज करते हुए मुस्लिम पक्ष के द्वारा अनेक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। लेकिन जब पहली सुनवाई हुई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन तमाम याचिकाओं को इंटरवेनर बनाते हुए 5 याचिका को सूचीबद्ध किया सुनवाई के लिए। और उस समय जो एक आदेश आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, और तब जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, भारत सरकार के वकील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उन्होंने एश्योर्ड किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि 3 जो प्रोविजंस हैं, वक्फ व यूजर और नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन, और ये 2 मुख्य पॉइंट थे। और ये कहा गया कि नॉन मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में जब तक ये मामला यहाँ विचाराधीन है तब तक नहीं किया जाएगा, ऐसा एश्योरेंस दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि तब एक दोनों पक्ष की तरफ से मानस बनी कि जो संशोधित कानून है 2025, उसके मुख्यतः 3 ही प्रोविजंस पे अब पूरी आगे की सुनवाई होगी। लेकिन जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो पहले ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना साहब थे, उनका रिटायरमेंट 14 तारीख को हो गया, और जब नए मुख्य न्यायाधीश आए, जब नई बेंच बनी, तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जब इस पूरे कानून की सुनवाई शुरू हुई, यानी कि कल इसकी जब सुनवाई शुरू हुई, तो उन्होंने नए सिरे से जितने भी धाराएं थी वक्फ संशोधित कानून 2025 की, उन तमाम धाराओं को चैलेंज करते हुए अपना दलील देना शुरू किया। और मुस्लिम पक्ष के तरफ से जो बहस था उसका नेतृत्व करते हुए कपिल सिब्बल साहब ने एक अपना कल पूरे दिन भर इस पूरे मामले पर अपना बहस किया। और जिस तरह से उन्होंने पूरे संशोधित कानून को एक ऐसा नैरेटिव बनाने का कोर्ट के समक्ष प्रयास किया कि जैसे कि वह वक्फ, जितना भी वक्फ है, उस सबको सरकार टेक ओवर करना चाहती है। इस तरह का नैरेटिव उन्होंने कल कोर्ट के समक्ष पेश करने की कोशिश की। उनका यह भी कहना था कि अभी जो संशोधित कानून आया है उसमें कोई भी कानूनी रेमेडी का रास्ता नहीं बच गया है, सभी रास्तों को इस संशोधन के माध्यम से बंद कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम आगे वक्फ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो संशोधन के माध्यम से जो प्रावधान लाए हैं, वो प्रावधान इतना खतरनाक है कि वक्फ जो हमारा धार्मिक अधिकार है उस पर रोक लगा दिया गया है। तो इस तरह से संशोधित कानून के खिलाफ, और जो हमारी केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है, उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का काम कल मुस्लिम पक्ष के तमाम वकीलों ने किया। मैं आपको बता दूं कि कल जो 11:30 बजे से बहस की शुरुआत हुई, वो 4:15 बजे शाम तक बहस चलता रहा, और उन्होंने कल उसका कंक्लूड किया। आज जब भारत सरकार के तरफ से माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने जो आर्गूमेंट की शुरुआत की, और उन्होंने किस तरह से मुस्लिम पक्ष को रिप्रेजेंट करते हुए कपिल सिब्बल या दूसरे अन्य जो सीनियर एडवोकेट्स थे, उन्होंने मिसलीड करते हुए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की और इस कानून को बिल्कुल एक तरफा कानून बताने की चेष्टा की। उसका प्रत्युत्तर देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जितना भी आर्गूमेंट मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया गया वो न केवल मिसलीडिंग था बल्कि सरासर झूठा आर्गूमेंट दिया गया, और कपिल सिब्बल साहब के हर तर्क को एक एक करके सॉलिसिटर जनरल ने बड़ी बखूबी से काटा, तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर, कि किस तरह से जितने भी प्रोविजंस हैं वो जेपीसी के समक्ष भेजे गए पार्लियामेंट के द्वारा, और जेपीसी ने हर एक बिंदु पर विचार करने के बाद लाखों मुस्लिमों ने अपना पक्ष रखा वहां। उनको सुनने के बाद जेपीसी के तरफ से कुछ सुझाव दिए गए, और उस सुझाव पर अमल करते हुए मैं इस पर मैं बताऊं कि जो धारा 3C और 3D है वो जेपीसी के
रिकमेंडेशन पे फिर से उसको बिल में समाहित किया गया और समाहित करके उसको संसद के पटल पर रखा गया। संसद के पटल पर दोनों सदन में ऐतिहासिक इतना लंबा डिबेट जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से आज तक शायद ही कभी हुआ होगा, जितना लंबा डिबेट ये वक्फ संशोधन कानून पर हुआ। उसके बाद बहुमत से पूरे संशोधन को पारित किया गया। इसके बावजूद सारे जितने भी पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो ओवैसी साहब हों या कांग्रेस के लोग हों, इन लोगों ने पूरे संशोधित कानून को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देने का काम किया। तो इसीलिए वो बताया गया सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कि एक नैरेटिव सेट की जा रही है कि किस तरह से सरकार मुस्लिम विरोधी है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि न तो इनके जुडिशियल रेमेडी का रास्ता बंद किया गया है, बल्कि पहले रेमेडी सिर्फ ट्राइब्यूनल के पास था, अब उस रेमेडी को बढ़ा करके हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का रास्ता स्पष्ट कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि जो ये कहा जा रहा है कि सरकार पूरे वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने का प्रयास कर रही है, तो उन्होंने बताया कि संशोधन के माध्यम से 1923 में ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, और 1923 में पहली बार वक्फ पर कानून बनाया गया और उस वक्त कहा गया कि किस तरह से वक्फ के प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है, किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी का बिल्कुल जो आप कह सकते खरीद फरोख्त गैर कानूनी ढंग से हो रहा है, और जो वाकई जो वक्फ के लाभार्थी हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए कानून की जरूरत है और 1923 में पहली बार कानून बनाया गया और उसमें वक्फ को रजिस्टर कराने की प्रावधान किया गया। जबकि सिब्बल साहब कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बता रहे थे कि पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था। तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने 1923, 1954 और 1995 के वक्फ कानून का हवाला देते हुए बताया कि इसमें बाकायदा पहले से ही वक्फ को रजिस्टर कराने का प्रावधान है और वक्फ डीड अगर कोई होता है तो वो भी रजिस्टर होना चाहिए। तो अभी की जो संशोधित कानून है उसमें कुछ भी नया नहीं है। उसमें यही कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार को यह पता चले कि कितना वक्फ प्रॉपर्टी पूरे देश में वक्फ के पास है, इसके लिए डाटा की जरूरत है। अगर वो रजिस्टर होगा तो सरकार के पास में उसका फुल डाटा रहेगा और वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर उस वक्फ का लाभार्थी है तो वहां से वो इंफॉर्मेशन लेकर के अपने लाभ के लिए उसको यूज कर सकता है। तो इसमें कहीं से भी कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कतई नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि यह भी एक दलील दी जा रही है कि साहब जब कोई डिस्प्यूट होगा तो हमारे वक्फ को वक्फ के रूप में नहीं माना जाएगा। आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह भी माननीय न्यायालय को गुमराह करने की चेष्टा थी, क्योंकि जो संशोधित कानून है वो कानून ये कहता है कि अगर कोई वक्फ विवादित है, तब अगर वो वक्फ विवादित है तो उसका कोई भी पक्ष बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और जो कानूनी प्रक्रिया में जाकर के जो कानून के अंतर्गत फैसला होगा उस हिसाब से वो वक्फ रेगुलेट होगा, और तब तक उसका कोई खरीद फरोख्त करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है, इससे वे लोग जो लैंड के खरीद फरोख्त में लिप्त हैं उनको दर्द हो रहा था, और वैसे ही लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किए। फिर माननीय सॉलिसिटर जनरल ने तमाम पहलुओं पर कि किस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में इस वक्फ का कानून का बेजा इस्तेमाल करके ट्राइबल्स लैंड का वक्फ करके किस तरह से ट्राइबल्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उसके रोकथाम के लिए यह संशोधन आवश्यक था। उन्होंने यह भी दिखाया कि ऐसे कितने हजारों की संख्या में शिकायतें थी कि ट्राइबल लैंड्स को किस तरह से वक्फ करके और उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा संशोधन के माध्यम से उस मिसयूज को रोकने की चेष्टा की गई है। इस तरह से मिसयूज को रोकने की चेष्टा पहले के भी वक्फ कानून में थी, लेकिन उसको और पुख्ता बनाया गया है, जो कमियां थी उसको दूर किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मुस्लिम पक्ष का जो एक तरफा
सरकार का जो इमेज खराब करने का प्रयास था और वक्फ कानून के आड़ में जो एक राजनीतिक नैरेटिव सेट की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी या उनके सरकार के अगेंस्ट, उसको आज एक एक करके सॉलिसिटर जनरल ने अपने आर्गुमेंट के माध्यम से उसको बिल्कुल क्लियर किया। आज पूरे दिन भर भारत सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करते रहे। कल भी इस पूरे मामले की सुनवाई जारी रहेगी और उम्मीद है कि कल जो बहस का प्रक्रिया चल रहा है वो कंक्लूड हो जाएगा। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये तय करेगी कि इंटरिम आदेश संशोधित कानून पर दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर मुस्लिम पक्ष का जो प्रेयर है इंटरिम आदेश का कि जब तक पूरे मामले का निस्तारण नहीं होता है तब तक के लिए इस संशोधित कानून पर रोक लगा दिया जाए, अगर ये उनका एप्लीकेशन खारिज हो जाता है तो वाकई मुस्लिम पक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। लेकिन हमें तब तक, जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद।